अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने के कर्नाटका हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर दरखास्तों पर पीर को रियासती हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी किया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया की बेंच ने कर्नाटका हुकूमत और दीगर से कहा कि वो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली मफाद आम दरखास्तों पर समाअत के बाद 5 सितंबर से पहले अपने जवाब दाखिल करें। कुछ अर्जी गुजारों की जानिब से समाअत मुलतवी करने की अपील पर नाराजगी का इजहार करते हुए बेंच ने कहा कि पहले आप बार बार जल्द समाअत का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अब आप इसे टालना चाहते हैं। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच ने 15 मार्च को अपना फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट की इस बेंच ने मुस्लिम लड़कियों की दरखास्तों को खारिज कर दिया था। दरखास्त गुजार तालिबात ने उसे इस्लामी रिवायत का हिस्सा करार देते हुए तालीमी इदारों में हिजाब पहनने को जायज़ बताया था, लेकिन अदालत ने इसे कानूनी तौर पर लाजमी नहीं समझा था। दरखास्त गुजारों के दलाइल को मुस्तरद करते हुए 3 रुकनी बेंच ने तालीमी इदारों से मुताल्लिक लिबास पहनने को मुताबिक करार दिया था। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब कर्नाटका में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहने और कॉलेजों में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बाद लड़कियों ने अदालत से रुजू किया था। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा में वाक़ श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे कराए जाने से मुतालिक केस पर अहम पेशरफ्त दिखाई दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने मथुरा जिले कोर्ट में सर्वे को लेकर ज़ेर इल्तिवा अर्जी पर 4 माह के अंदर फैसला सुनाने का हुक्म सादिर किया। इस दरमियान एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्जी दहिंदा मनीष यादव ने दावा किया है कि हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे कराने की हिदायत दे दी है। दरअसल श्री कृष्ण विराजमान के फरीक मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मुतनाज़िया अहाते का साइंसी सर्वे कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर मुकर्रर किए जाने के मुतालबे को लेकर मथुरा की जिला अदालत में गुज़िश्ता साल अर्जी दाखिल की थी। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक उस अर्जी पर समाअत पूरी नहीं हो सकी। समाअत जल्द पूरी कराने का मुतालबा करते हुए मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुज़िश्ता दिनों अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में मुदाखलत की अपील की गई थी। अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़ैली अदालत से रिपोर्ट मांगी थी। हाईकोर्ट ने आज इस मामले को निपटाते हुए मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर 4 माह में समाअत मुकम्मिल करते हुए फैसला सुनाने को कहा। अब मथुरा जिला अदालत को तय करना है कि वो मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है। जिला अदालत को इस अर्जी पर 4 माह में अपना फैसला सुनाना है, जिसमें खास तौर से 2 मुतालबात किए गए हैं। ये मुतालबात हैं मुतनाज़िया अहाते का साइंसी सर्वे कराया जाए और साथ ही सर्वे की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर मुकर्रर करने का। इस दरमियान अर्जी दहिंदा मनीष यादव ने कहा कि मुतनाज़िया ढांचे के सर्वे की अर्जी पर समाअत मथुरा की जिला अदालत में 1 साल से ज़ेर इल्तिवा थी। आज हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि 4 महीने के अंदर अर्जी पर फैसला सुनाइए और सर्वे कराकर हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपिए। मनीष यादव एक जो अपने को कृष्ण जी का वंशज कहते हैं और भक्त भी हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी और उसके साथ एक सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के यहाँ उन्होंने एक एप्लीकेशन ली कि हमारा इसका सर्वे की एप्लीकेशन तय करा दी जाए। तो वो जो है उसके विषय में संबंधित मुकदमा यहाँ डाला था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि उस सर्वे से संबंधित 4 महीने के अंदर वो एप्लीकेशन। मनीष यादव एक जो अपने को कृष्ण रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज मुंबई में 45वीं सालाना जनरल मीटिंग थी, जिसकी सदारत रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने की। एजीएम से खिताब करते हुए मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि इस दिवाली से जियो की 5G खिदमत शुरू हो जाएंगी। इससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे हमारी ज़ाती गुफ्तगू और हमारी गर्मजोशी से मुलाकातें याद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल हम एक हाइब्रिड मोड पर मिलेंगे, जो जिस्मानी और डिजिटल दोनों तरीक़ों का मजमुआ होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी 15 अगस्त की तकरीर में जिन 5 ज़रूरियात की बात की, वो यकीनन 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना देगी। उन्होंने अगले 25 सालों को हिंदुस्तान का अमृत काल करार दिया है।
जो एक अमृत का दौर है। हिंदुस्तानियों की अगली नस्ल आज़ादी के बाद की तमाम नस्लों ने इज्तिमाई तौर पर जो कुछ हासिल किया है उससे कहीं ज़्यादा हासिल करने के लिए तैयार है और रिलायंस हिंदुस्तान की खुशहाली और तरक्की में पहले से ज़्यादा हिस्सा डालने के लिए तैयार है। In digital connectivity, especially in fixed broadband, and that is Jio 5G services. Using 5G technology, we can now deliver breakthrough increases in broadband speed, network capacity, and number of connected users while dramatically reducing latency. With Jio 5G, we can connect everyone, every place, and everything with the highest quality and the most affordable services. In addition to meeting India's needs, we are confident of offering digital solutions to world markets. At Jio, we are energized by this vision. We are committed to make India the largest data-powered economy in the world, even ahead of China and the United States. Jio 5G will be the world's largest and most advanced 5G network. Most operators are deploying a version of 5G called non-standalone 5G, which is essentially a 5G radio signal that is delivered over their कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बहुत सख्त आदमी समझता था, लेकिन उनमें इंसानियत तो है। मुझे लगता है कि उनकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उनको कोई किसी की परवाह नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तंजीम का कोई मतलब नहीं रह गया है। चौकीदार चोर है का नारा सिर्फ राहुल गांधी का था और उनकी तायद में कोई दीगर कायद सामने नहीं आया था। गुलाम नबी आज़ाद ने बल्कि मीडिया के कुछ अफराद से बात करते हुए कहा कि इस्तीफा की चिट्ठी लिखने के पहले और उसके बाद 6 दिन तक वो सुन नहीं पाए। जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून से सींचा उसमें कहां से लोग आ गए और किसी काम के नहीं है। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, वो हमसे मुकाबला कर रहे हैं जिन्हें अपने घर का पता नहीं और वो हमसे सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के लिए उनके दिल में आज भी वही इज्जत है जो 30 साल पहले थी। कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मारे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाह करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बेबी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं,
कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पार्टी के साबिक लीडर गुलाम नबी आजाद जिस तरह से इस्तीफा देने के बाद बयानबाजी के जरिए पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे वो मुसलसिल अपने ही मियार को गिरा रहे हैं। कांग्रेस के महकमे मौसलात के सरबराह जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी छोड़ने के बाद आजाद उसी कांग्रेस को अच्छी और बुरी बातें कह रहे हैं जिसने उन्हें जिंदगी में सब कुछ दिया। उनका कहना था कि ऐसा करके आजाद खुद अपनी सत्ता को नीचे गिरा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जिस पार्टी में आजाद बरसों रहे, जहां उन्हें सब कुछ मिला, उन्हें उसी पार्टी को बदनाम करने का काम सौंपा गया है। ये उनकी सत्ता को मजीद कम कर रहा है। आजाद को इंतबाही लहजे में उन्होंने कहा कि वो हर मिनट अपनी धोखाधड़ी का जवाब क्यों पेश कर रहे हैं। उन्हें आसानी से बेनकाब किया जा सकता है, लेकिन हम अपने मियार को क्यों कम करें। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर महंगाई व बेरोजगारी को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस की सीनियर लीडर व तर्जुमान सुप्रिया श्रीयंत ने उत्तर प्रदेश की आवाम से 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली में शिरकत करने की अपील की। श्रीयंत ने पीर को पार्टी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बातचीत में कहा कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के लिए मोदी हुकूमत की गलत माशी पॉलिसियां जिम्मेदार हैं। नोटबंदी करी गई एक तुगलकी फरमान के द्वारा और फिर एक गलत सड़क जीएसटी लाया गया। तमाम कारखाने, तमाम व्यापार बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन यह सरकार गलती नहीं मानती है। यह सरकार अंधाधुंध सरकारी कंपनियां बेच रही है। तो पहले तो प्राइवेट कारखाने बंद करा दो नोटबंदी और जीएसटी करके, और उसके बाद जब मुद्दे की बात करनी है तो सरकारी कंपनियां बेच दो। तो रोजगार बढ़ेगा कैसे? रोजगार बनाने के तरीके भी नायाब है। अब अग्निवीरों के बाद बैंकों में भी 4 साल के लिए लोगों को किराए पे रखा जाएगा और 23 साल का युवा रिटायर्ड घोषित हो जाएगा। अपने लड़कों को, बच्चों को भेजेंगे विदेश और हमारे बच्चों के हाथ में या तो उनको गलत हरकतें सिखाएंगे या उनको अग्निवीर बनाकर 23 साल में रिटायर करेंगे। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार कौन बनाएगा? आज 42% लोगों ने नौकरी ढूंढनी बंद कर दी है। वो इतने हताश, इतने नाराज हो चुके हैं। सरकार नौकरी बना नहीं रही है। जो कंपनी नौकरी बनाती है उनको बेचा जा रहा है। 60 लाख सरकारी पद केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खाली है। वो खाली क्यों है? क्योंकि आप ठेके पर लोगों की भर्ती करना चाहते हैं 4-4 सालों के लिए। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है। 5 अगस्त को जब हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताया, तो उन कानों पर भी जू रही थी और उसकी गूंज पहुंची जिन पर जू नहीं रही थी। और मुद्दा भटकाने के लिए एक व्यर्थ का शगुफा छोड़ा गया। आप कितने भी शगुफे छोड़िए, महंगाई तो कम कीजिए, रोजगार तो बनाइए। लगातार सड़क से संसद तक की लड़ाई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि मरकज की मोदी हुकूमत आज़ादी के बाद से मुल्क की सबसे बदउनवान हुकूमत है। उन्होंने दिल्ली असेंबली में तहरीक एतमाद पेश की ताकि ये साबित किया जा सके कि उन्हें असेंबली में मुकम्मल अक्सरियत हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर हमला करते हुए आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने ऐवान में कहा कि लाल किले की फसील से वो बदउनवानी के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की कोशिश कर दी है। क्या ये बदउनवानी के खिलाफ लड़ाई है? केजरीवाल ने मरकज की मौजूदा हुकूमत पर मुल्क की आज़ादी के बाद सबसे बदउनवान हुकूमत होने का इल्जाम लगाया। आजादी के 75 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो मौजूदा सरकार है केंद्र के अंदर। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक कभी नहीं आई। जिस तरह से ये लोग 10 लाख करोड़ रुपए इनके दोस्त खा गए, 6300 करोड़ रुपए से इन्होंने एमएलए खरीदे और लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे बेवकूफ बना रहे हो इस देश के लोगों को।
मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे कौन मानेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? पूरे सरेआम बाजार के ऊपर, बाजार में तुम एमएलए खरीदते फिर रहे हो और कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। गरीबों की जेब से हाय लगेगी तुमको। एक गरीब के बच्चे का दूध काट के तुम अपने एमएलए खरीदते हो। एक गरीब के बच्चे की रोटी काट के उसकी गेहूं के ऊपर, उसके आटे के ऊपर टैक्स लगा दिया, उससे तुम अपने अरबपति दोस्तों के खजाने भरते हो। हाय लगेगी तुम्हें गरीबों की। अगर आज ये एमएलए खरीदना बंद कर दें, आज ये अरबपति दोस्तों के कर्ज करना माफ कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूं देश से महंगाई खत्म ना हो जाए तो देश से तुरंत महंगाई खत्म हो जाएगी। इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मेघालय की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, बिहार की, असम की सरकार गिरा दी, और वे कुछ दिन में झारखंड की सरकार गिराने वाले हैं। कैसे गिराई ये सरकारें? हमने सुना है कि कई जगहों पे तो इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं एक एमएलए को, पर दिल्ली में ये 20-20 करोड़ दे रहे थे। 20 करोड़ ही मान लेते, चलो एक एमएलए को इन्होंने 20-20 करोड़ में खरीदा, तो 277 एमएलए खरीदे हैं इन्होंने अभी तक पिछले 5-7 साल में। 277 एमएलए दूसरी पार्टियों के, 277 एमएलए 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से 5,540 करोड़ रुपए हो गए, और 800 करोड़ रुपए दिल्ली के, तो 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस पे सरकारें गिराने में, एमएलए खरीदने में खर्च किए हैं। इसलिए आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। अगली बार जब आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो, समझ जाना किसी देश के अंदर किसी राज्य की सरकार गिरने वाली है। अगर कहीं किसी राज्य की सरकार गिरे तो समझ लेना कि पेट्रोल और डीजल का जो आपका दाम देके आते हो, भरवाने जाते हो लाइनों में खड़े होके पैसे, वो सारा पैसा वो एमएलए खरीदने में गया। जहां भी सरकार, अब झारखंड की सरकार गिरेगी, देख लेना आने वाले अगले 15-20 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो। और वो दाम बढ़ेंगे किस लिए? झारखंड के एमएलए खरीदने के लिए, दिल्ली के एमएलए खरीदने के लिए। ये सीधा सीधा लिंक है जो आज लोगों को समझ में आने लगा है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। कांग्रेस में जाने से अच्छा वो कुएं में कूदना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस से मेल नहीं खाती। गडकरी ने यह बात नागपुर में इंडस्ट्रियलिस्ट के एक समिट में कही। गडकरी ने बताया कि उनके बचपन के दोस्त और कांग्रेस के कायद श्रीकांत जिचकर ने उन्हें सलाह दी थी कि बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में आ जाएं। ये उस दौर की बात है जब वो स्टूडेंट लीडर थे और बीजेपी हार जाती थी। गडकरी बोले कि जब आपको कामयाबी मिलती है और उसकी खुशी आपको अकेले होती है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको मिली कामयाबी की खुशी आपके साथ काम करने वालों को भी होती है तो फिर ये अच्छा होता है। कारोबार हो या सियासत, दोनों में इंसानी ताल्लुकात काफ़ी अहम होते हैं। कैसे भी हालात हो, किसी को इस्तेमाल करके फेंकना नहीं चाहिए। जब आपको सक्सेस मिलता है तो उसकी खुशी अगर केवल आपको अकेले को अगर होती होगी, देन दैट इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है और खुशी होती है तो आपसे ज्यादा आपके साथ काम करने वाले जो छोटे बड़े लोग हैं उनको आपसे भी ज्यादा खुशी होती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। तो मैं पहली बात कहूंगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन मुझे वो एक बार मैं नागपुर में काम करता था, स्टूडेंट लीडर था। सही में तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। बोले नहीं तो नहीं है।
तो उस समय मुझे एक IIT में मेरा दोस्त गया था और हम लोग चुनाव हारते ही थे, तो उसने मुझे किताब दी थी, वो रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी और उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था जो मैंने लाइफ में याद रखा, जो मेरे लिए उपयोगी था, आपको भी उपयोगी होगा। उसने कहा था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त। शिवसेना पर इख्तियारात को लेकर पीर के रोज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। नए चीफ जस्टिस यूयू ललित की क़यादत में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इस केस की सुनवाई होनी है। उद्धव ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। इससे मामले में 25 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में लिस्टिंग ना होने की वजह से टल गई। इस केस में सुनवाई को लेकर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 8 सवाल तैयार किए थे। इन सवालों की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो पार्टी सिंबल तनाजे पर जुमेरात तक फैसला ना ले। पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गुजरात से आने वाली ट्रक के टूल बॉक्स में छुपाई गई 38 किलोग्राम हीरोइन अपने कब्जे में ले ली। पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने कहा कि SBS नगर जिले के बालाचूर के रहने वाले 2 ट्रक ड्राइवरों कुलविंदर राम और बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 स्मगलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनकी शिनाख्त राजेश कुमार और सोमनाथ की हैसियत से की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के निर्देशों मुताबिक पंजाब पुलिस ने जी जंग नशे के खिलाफ छेड़ी है, उस अज एक वड्डी सफलता मिली जो नवांशहर पुलिस ने 38 kg हीरोइन रिकवर की है। यह बहुत वड्डी खेप सी रूट तो इंडिया के आई सी ते भुज गुजरात तो पंजाब के आ रही सी ट्रकों के राही। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन तो बाद नवांशहर पुलिस ने इन्फॉर्मेशन डेवलप की ते 2 बंदियां की गिरफ्तारी की। उन्होंने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यह गल सामने आई है कि सोनू खत्री नाम का गैंगस्टर जिससे 20 परचे दर्ज है जो बाहर बैठा है, उसने हीरोइन भेजी सी। असं इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए इस खेप के फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजेस को वर्कआउट करांगे, नेटवर्क के जिहड़े भी संदिग्ध मुलजिम है उन्होंने गिरफ्तार करांगे। मैं यह भी दसना चाहांगा कि हाल दे विच पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने कैनेडियन अथॉरिटीज नाल मीटिंग की सी ते साडा उपराला हैगा कि जिहड़े साडे गैंगस्टर साडे ड्रग स्मगलर बाहर बैठे हैं उन्होंने एक्सट्राडाइट करावांगे, डिपोर्ट करावांगे, छेती लैके आवांगे ताकि वो जस्टिस नूं कानून नूं फेस कर सकन ते पंजाब दे विच नशियां नूं असीं जड़ मूल तो मुक्त। झारखंड के दुमका जिले में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। मामला एक तरफा प्यार का है। मुतासरा लड़की अंकिता 16 बरस की थी और 12वीं की तालिबे इल्म थी। अंकिता को 23 अगस्त को एक सिरफिरे शाहरुख ने जला दिया था। 90% जली लड़की ने 5 रोज बाद दम तोड़ दिया। अंकिता की मौत के बाद से झारखंड के कई शहरों में तनाव है। पुलिस ने मुलजिम शाहरुख और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। सभी सियासी जमातों ने इस वाक़े की मजम्मत की है और मुलजिम शाहरुख को फांसी देने का मुतालबा किया है। में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है और वो हैवानियत की एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को जिंदा जला दिया है। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूँ बल्कि झारखंड की सरकार से ये मुतालबा भी करता हूँ कि उस केस को अच्छी तरह से डील करें और अगर हो सके तो एक कोर्ट को डेसिग्नेट करवाए और वहाँ पर ये केस चलाया जाए और उसको सबसे सख्त सजा दिलाए कानून के तहत। तो ठीक है, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और कानून के तहत उस पर केस चलाया जाए, केस को मजबूती से बढ़ाया जाए और जो सख्त से सख्त सजा हमारे इंडियन पीनल कोड में है वो हमको उस शख्स को मिलनी चाहिए। काबिल यानी जस्टिफाइबल से छोड़िए तो
न्यूड फोटोशूट मामले में एक्टर रणवीर सिंह ने आज सुबह 6:30 बजे मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया। रणवीर से 2.5 घंटे तक पूछताछ हुई। वो अपनी लीगल टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इंस्पेक्टर जय कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि रणवीर से हमने 10 सवाल किए। इसके जवाब में वो खुद को पूरी तरह से बेगुनाह बता रहे हैं। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी जमा कराए हैं। मीडिया और भीड़ से बचने के लिए रणवीर ने 2 दिन पहले पूछताछ के लिए एक सीनियर पुलिस ओहदेदार से बात करके सुबह का टाइम फिक्स कराया था। इन सभी सवालों के जवाब देते हुए रणवीर सिंह ने कहा कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से एक फोटोशूट मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। मेरा मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं इसे एक जनरल फोटोशूट की तरह लिया था। फोटो को सोशल मीडिया में शेयर करने के सवाल पर रणवीर ने कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि शूट करने वालों का एजेंडा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसलिए मैंने ये तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की थी। मैंने किसी को हर्ट करने के लिए ये तस्वीरें पोस्ट नहीं की थी। उन्होंने जांच में आगे भी ताउन करने की बात कही है। मुंबई के परेल इलाके में महानगर गैस पाइपलाइन में आग लग गई। इसके चलते कुछ देर के लिए रोड को बंद करना पड़ा। जानकारी मिलने पर फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। केरल के एक जिले में आज सुबह लैंडस्लाइडिंग हो गई। हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे की इत्तला के बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर पीर के रोज लैंडिंग के वक्त स्पाइस जेट बोइंग 737-800 के प्लेन का टायर फट गया। इसके बाद दिल्ली से आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खास बात यह थी कि प्लेन के कैप्टन को भी प्लेन के लैंडिंग गियर में खराबी का पता नहीं चला। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। लैंडिंग के बाद सभी मुसाफिर और क्रू मेंबर्स महफूज हैं। दिल्ली से मुंबई के लिए स्पाइस जेट की उड़ान HG 8708 सुबह 7:30 बजे रवाना हुई थी। तकरीबन 9 बजे ये फ्लाइट मुंबई पहुंची थी। स्पाइस जेट का बोइंग 737-800 प्लेन मुंबई एयरपोर्ट के मेन रनवे नंबर 27 पर उतर ही रहा था। उसी दौरान प्लेन का टायर फट गया। जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट के मेन रनवे को कुछ देर के लिए इंस्पेक्शन के लिए बंद करना पड़ा। इसके चलते 2 फ्लाइट्स की लैंडिंग में देरी हुई। प्लेन के कप्तान का कहना है कि लैंडिंग के दौरान फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें फ्लाइट में कुछ भी खराबी महसूस नहीं हुई। प्लेन की लैंडिंग के वक्त किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। सभी लोग महफूज हैं। स्पाइस जेट के तर्जुमान ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्लेन रनवे 27 पर महफूज तरीके से उतरा। जांच में पता चला कि प्लेन का टायर खराब था। हालांकि लैंडिंग के दौरान टायर में आग लगने या धुआं उठने की जानकारी नहीं मिली है। 19 जून से 5 जुलाई के बीच स्पाइस जेट की 7 फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हालांकि किसी भी वाकये में किसी मुसाफिर की जान नहीं गई। अब बात कोरोना वायरस की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। मुल्क में लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के 10,000 से कम मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 7,591 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान कोरोना से 9,206 लोग ठीक भी हुए। मुल्क में अब एक्टिव केसेस घटकर 84,931 हो गए हैं। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वबा की ताज़ा लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत ने बढ़ते कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन के हिस्से की शक्ल में शेंज़ेन के जुनूबी टेक्नोलॉजी सेंटर हुआक्यांग बी में वाक़ दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक होलसेल मार्केट को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि हुआक्यांग बी में कारोबारी सरगर्मियों की मुअत्तली शेंज़ेन हुकूमत के जरिए कहर को रोकने के लिए शुरू वसी
तरकीबों की एक सीरीज का हिस्सा है। हालांकि बंद होने से नए मसाइल पैदा हो गए हैं, क्योंकि हाईटेक सनत का 2020 में शेनज़ेन की मजमूई मुल्की पैदावार में 20% हिस्सा था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।